नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एटीएजीएस की तरफ से। अभी पहली बार एटीएजीएस को लेकर कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आया है। हम सभी को अभी तक इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन रहा था कि हमारी एटीएजीएस को आज तक इंडियन आर्मी में बड़ी मात्रा में क्यों इंडक्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा रेंज को प्रोवाइड करता है और अभी तक इसकी जो टेस्टिंग किया गया था उन सभी टेस्ट में बस एक ही बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ा था और वो भी फॉल्टी एमुनिशन की वजह से वहाँ पर करना पड़ा था। तो इन सब के बावजूद भी आज तक हम एटीएजीएस को बड़ी मात्रा में इंडक्ट नहीं कर रहे थे, तो इस बात को लेके मैक्सिमम लोग खुश नहीं थे। लेकिन अभी फाइनली आर्मी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया, जिसमें अभी आर्मी की तरफ से करीब 307 एटीएजीएस को खरीदने के लिए एक प्रपोजल को गवर्नमेंट के पास सबमिट किया गया, जिसमें खास करके अभी इन गन्स को आर्मी चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर में डिप्लॉय करने के बारे में सोच रही है। इसके लिए अभी आर्मी की तरफ से जो प्रपोजल इशू किया गया था उसमें करीब $1 बिलियन का बजट एलोकेट किया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से इसको क्लियरेंस दिया जा सकता है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक अभी नेक्स्ट कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के दौरान इसको अप्रूव किया जा सकता है और अगर इसको अप्रूव किया जाता है तो ये मेक इन इंडिया आर्टिलरी गन्स का सबसे बड़ा ऑर्डर हो सकता है। एटीएजीएस की बात करें तो इसकी जो आखिरी ट्रायल था उसको पिछले साल अप्रैल से मई के बीच कंडक्ट किया गया था और इस दौरान डीआरडीओ की तरफ से इसकी टेस्ट रिजल्ट को समराइज करने के बाद बताया गया था कि जो टेस्ट रिजल्ट पाए गए थे वो सभी रिजल्ट उम्मीद से बेहतर ही पाया गया था। अगला अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन टेंडर को लेके है और अभी हम प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने वाले हैं। इस टेंडर को लेकर पिछले 2-3 महीनों के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल चुका है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस किया जा रहा है इसके बारे में तो हम लोग पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं और सबसे लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अभी इस टेंडर में भारत की तरफ से रूल्स और रेगुलेशन को थोड़ा ईजी किया जा रहा है ताकि जो कंटेंडर इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे वो उसमें क्वालिफाई कर सके। और खास करके इस टेंडर में नेवी के जो पसंद होने वाले वो 2 ही मेन कंटेंडर होने वाले, जिसमें साउथ कोरिया के ऑफर है और दूसरा जर्मनी का ऑफर है, क्योंकि यही 2 सबमरीन जो है वो एक्चुअली इंडियन नेवी की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जर्मनी इसमें पहले से शामिल होना नहीं चाहता था, पर अभी बताया जा रहा है कि जर्मनी की चांसलर अभी जब भारत आने वाले थे तभी वो भारत के साथ अपनी सबमरीन को लेकर डील को ऑफर करने वाले हैं। पर यहाँ पर जर्मनी की तरफ से सीधे तौर पर भारत की प्रोजेक्ट 75I टेंडर में पार्टिसिपेट करने के बदले जर्मनी की टीकेएमएस की तरफ से सीधे तौर पर भारत के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने की बात किया जा रहा है। लेकिन जहां तक प्रोजेक्ट 75I की बात रही तो इसमें जिन सबमरीन भारत खरीदने वाला था इनको टीओडी के साथ भारत में लोकली बनाने का प्लान किया गया था और इसमें कस्टमाइजेशन का प्लान भी किया गया था, जिसमें हम अपनी नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ इंडियन सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले थे और इसको कस्टमाइज करने वाले थे। अब जर्मनी का जो ऑफर अभी भारत को मिल रहा है उसमें इन सब को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कितना टीओटी ऑफर करेंगे या फिर किस हद तक भारत को इस सबमरीन टेंडर में कस्टमाइजेशन का ऑफर किया जाएगा। और इस वजह से अभी भारत की तरफ से जर्मनी से एक डिटेल रिपोर्ट को मांगा जा रहा है, जिसमें हमें एक्चुअली ये पता चलने वाला है कि इस डील में जर्मनी हमारे साथ क्या क्या सिस्टम को शेयर करने वाला है, फिर क्या क्या पैकेज ऑफर करने वाला है। भारत का जो मेन कंसर्न है वो इन सबमरीन्स में इंडियन सिस्टम की इंटीग्रेशन को लेकर और लोकल वेपन्स प्लेटफॉर्म को इसमें इस्तेमाल करना है। तो जर्मनी इन सबको अपने सबमरीन्स में भारत को ऑफर करेगा या फिर इंक्लूड करने के लिए ऑफर करेगा नहीं, ये सबसे बड़ा मायने रखने वाला है। बाकी जहां तक बात रही जर्मनी की सबमरीन्स की, तो ये सबमरीन यकीनन इस टेंडर में ऑफर किए गए बाकी किसी भी सबमरीन के मुकाबले सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है और खास करके अपनी एआईपी सिस्टम की वजह से इनको अपर हैंड मिलने वाला है। लेकिन प्राइस, टीओटी और लोकल सब सिस्टम को इसमें इंक्लूड करना जो होने वाला है ये इस टेंडर में एक डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। अभी हम इंडियन नेवी की तरफ से कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए 26 से 27 नए कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने का प्लान कर रहे थे, जिसमें अंत में F-18 सुपर हॉर्नेट और रफाल एम बचे हुए थे। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट को अभी अच्छी तरीके से नेवी टेस्ट कर चुकी थी और इस टेंडर के अभी सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके थे। बस ऑफिशियली इस टेंडर में L1 बिल्डर कौन है इसको घोषित करना बाकी है। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुके थे जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि इस टेंडर में अभी भारत की तरफ से
रफाल एम को सिलेक्ट कर लिया गया और इसको लेके फ्रेंच मीडिया की तरफ से काफ़ी जोर शोर से पीआर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियल लेवल में इस टेंडर की विनर को घोषित नहीं किया गया। अभी पता चला है कि इंडियन नेवी की तरफ से फाइनली इस टेंडर की विनर को ऑफिशियल अनाउंस किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसी महीने के अंत तक या अगले महीने के 15 तारीख के अंदर इस टेंडर की विनर को घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसमें रफाल एम को सिलेक्ट किया जा रहा है, फिर F-18 को सिलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही बताया जा रहा है कि इसमें रफाल एम को ही सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें 70% के आसपास भारत के एग्जिस्टिंग रफाल के साथ कॉमन सिस्टम मौजूद होने वाले हैं, जो कि भारत को आगे चल के इनकी मेंटेनेंस में और सर्विस में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ अभी अगर बोइंग को F-18 की एडिशनल ऑर्डर नहीं मिलता है तो शायद बोइंग अभी अपनी F-18 की प्रोडक्शन लाइन को ही बंद करने वाला, और ऐसा स्टेटमेंट पिछले हफ्ते ही बोइंग की तरफ से दिया जा चुका और ये स्टेटमेंट F-18 की फ्यूचर एक्सपोर्ट पोटेंशियल के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर डालने वाला है। अगला अपडेट लॉटरिंग मुनिशन की तरफ से। आजकल की लड़ाई में लॉटरिंग मुनिशन एक बहुत ही बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव और एक लो रिस्क वेपन प्लेटफॉर्म साबित हो रहे हैं और दुश्मन को इससे काफी नुकसान भी हो सकता है। अभी सभी मॉडर्न मिलिट्री ऐसे सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली अभी इंडियन आर्मी की तरफ से भी ऐसे ही सिस्टम को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक इंडो इजरायली ओरिजिन हाई प्रिसिशन लॉटरिंग मुनिशन को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे अभी टेस्ट भी किया जा रहा है। इस सिस्टम का नाम पाम 400 है और इसे अभी यू विजन प्राइवेट लिमिटेड और हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी आदित्य प्रिस्टे के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। कंपनी के क्लेम के मुताबिक एक लॉन्ग रेंज हाई प्रिसिशन लो एक्यूस्टिक हीट और लो ऑप्टिकल सिग्नेचर को जनरेट करने वाला लॉटरिंग मुनिशन है, जिसमें दुश्मन इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है, जो कि मूविंग टारगेट को भी बहुत ही बेहतरीन हाई प्रिसिशन के साथ डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। पाम 400 की बात करें तो इसमें मल्टीपल वॉरेट को भी यहाँ पे दिया जा सकता है, जिसमें हम लोग कॉन्क्रीट प्रेसिंग, फ्रेगमेंटेशन वॉरेट या फिर हाई एक्सप्लोजिव वॉरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अगेन हमारी टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के टारगेट को वहाँ पे हिट करना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी एंडोरेंस है, जो कि लगभग 2 घंटे के आसपास पाया जाता है और इस दौरान आर्म इसको यूज़ करना नहीं चाहते तो इसको वापस भी बुलाया जा सकता है और इसको दोबारा रिकवर करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अभी तक सिक्किम में भी कई बार हाई एल्टीट्यूड रीजन में टेस्ट किया जा चुका था, जिसमें इसको करीब 18,000 फीट की ऊंचाई से भी ज़्यादा हाइट पर टेस्ट किया जा चुका है। अगला अपडेट HAL की तरफ से है और अभी हम HAL की तरफ से डेवलप किए गए बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट यानी कि STD-40 के बारे में बात करने वाले हैं। इनिशियल ऐसे 70 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था और बाद में एडिशनल 36 एयरक्राफ्ट को भी एक्वायर करने का प्रपोजल रखा गया था। कल ही हमारी कैबिनेट कमेटी की तरफ से इनिशियल 70 STD-40 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है, जिसके लिए अभी करीब 6,828 करोड़ सैंक्शन किया जा रहा है। HAL के मुताबिक इन एयरक्राफ्ट को भी हमारे नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला और ये बहुत ही बेहतरीन लो स्पीड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं, जो कि रूकी पायलट के लिए इसको उड़ाना बहुत ही आसान होने वाला है। अभी ये जो 70 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया जा रहा है, इनको आने वाले 6 सालों में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा और अभी के लिए जो STD-40 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, यानी कि जो इनिशियल वेरिएंट्स को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा उसमें करीब 56% के आसपास इंडियन सब सिस्टम मौजूद होने वाला। लेकिन आगे चल के इस एयरक्राफ्ट की जो इंडियन सब सिस्टम है, इनकी कंटेंट को 60% के आसपास इंक्रीज किया जाएगा। अब ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि STD-40 एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी इसमें हमारी इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा बहुत ही कम पाया जा रहा है, जो कि कम से कम 80% ज्यादा होना चाहिए। फिलहाल अभी इसको बनाने के लिए भी HAL की तरफ से मैक्सिमम MSME कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाने वाला और इसकी सप्लाई चेन में बहुत ही ज्यादा इंडियन MSME कंपनीज को शामिल करने की कोशिश किया जाने वाला है। तो इसमें आगे चल के इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा धीरे धीरे इंक्रीज करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी कल ही कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के दौरान काफ़ी सारे डिफेंस डील को अप्रूव करने की बात सामने आई थी। पहले भी हम इसको लेके कई डिफेंस डील के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें ATAGS और STD-40 के डिफेंस डील शामिल था और इसके अलावा भी इंडियन नेवी के लिए एक बहुत ही बड़ी डील को अप्रूव किया जा रहा है, जिसमें इंडियन नेवी के लिए नए कैडेट ट्रेनिंग शिप्स को खरीदने की प्लान की गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी L&T को दिया जाने वाला है और इसमें 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स को यहाँ पे खरीदा जाने वाला है। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल कॉस्ट जो होने वाला है वो करीब 3,108 करोड़ होने वाली है और इसमें बनाए जाने वाले शिप्स को IDDM कैटेगरी के अंदर एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है और अभी इनको 2026 तक इंडियन नेवी को डिलीवर करने का टाइमलाइन रखा गया। इन शिप्स को प्राइमरीली इंडियन नेवी के कैडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस शिप्स को नेवी की फ्यूचर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है।
इसके बाद इन शिप्स को आगे चल के फॉरेन कंट्रीज के साथ किए जाने वाले एक्सरसाइज के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ज़रूरत पड़ने पर इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी इनको बनाने के लिए कम से कम 50% के आसपास इंडियन सिस्टम को इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।